Hello everyone, Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel Talent Academy. Today we are discussing about the chapter number 3 growth, जो कि हम 11th माइक्रोबायोलॉजी की बुक से जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। तो हमारे पास सबसे पहले जो है वो यहाँ पर दिया हुआ है व्हाट इज़ ग्रोथ। ठीक है, तो ग्रोथ क्या होती है? ग्रोथ मतलब होता है बढ़ना, जैसे कि आप लोग को पहले ही पता होगा। तो इसका मतलब है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो किस तरह से ग्रोथ करते हैं। तो सिंपली आपको ये पता होना चाहिए, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, स्पेशली हम बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं, तो वो किस तरह ग्रोथ करते हैं? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है। तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का क्या मतलब है, आप लोग इस टेबल में देखकर अच्छे से समझ सकते हो कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर हमारे पास जो है वो 2 सेल्स मौजूद हैं, ठीक है, 2 सेल्स हैं, तो वो एक्सपोनेंशियली ग्रोथ करेंगी। यानी कि 2 है तो 2 के ऊपर पावर हमारे पास आ जाएगी 2, तो ये 2 2 बन जाएगा 4। तो यानी कि अगर 2 सेल्स होंगे तो वो 2 सेल किस में चेंज हो जाएंगे? 4 सेल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। और एक बात जो आप लोगों ने पहले ही पढ़ी है कि जो बैक्टीरिया होते हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं विद द हेल्प ऑफ द बाइनरी फिशन। ओके, ठीक है जी। तो सिंपली यहाँ पर आप लोग यहाँ देख सकते हो कि लिखा हुआ है जी। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि जो बैक्टीरियम होती है, यानी कि एक बैक्टीरिया है, वो प्रोड्यूस करेगा 16 बैक्टीरिया आफ्टर 4 जनरेशन। 4 जनरेशन यानी कि 4 जनरेशन जब उसकी पास ऑन होगी तो आपको 6 बैक्टीरिया देखने को मिलेंगे, क्योंकि वो डिवाइड किस में हो रहे हैं? एक्सपोनेंशियली। जैसे कि आप लोग को यहाँ दिखा कि 1 जनरेशन 2 3 एंड 4, 4 जनरेशन पास ऑन हो गई। तो जब 4 जनरेशन थी जैसे आपको इसकी पावर दिख रही है कि 4 है, तो 4 जनरेशन है, तो अगर 2 सेल्स थे तो वो 4 जनरेशन के बाद वो कितने बन जाएंगे? हमारे पास 16 बन जाएंगे। तो इस तरह आपने इसको याद रखना है, ठीक है जी। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, या एग्जाम्पल लिखी हुई कि 20 मिनट्स में जो ई कॉलाई बैक्टीरिया होता है एज अलॉन्ग 18 to 24 हार्स फॉर माइक्रो बैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। अब यहाँ पर कहते हैं कि जो ई कॉलाई बैक्टीरिया है, अगर एक है वो डबलिंग हो रही है, उसकी जनरेशन अगर चेंज कर रहा है तो वो 20 मिनट के अंदर कर लेगा। लेकिन जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है उसको कितने घंटे लगेंगे? 18 से 24 घंटे लगते हैं अपनी जनरेशन को डबल करने में, ठीक है। तो ये यहाँ पर एक बात लिखी हुई है। अब यहाँ पर इक्वलाई का बता रहे हैं कि अगर एक इक्वलाई बैक्टीरिया है तो वो प्रोड्यूस करेगा 1 मिलियन। 1 मिलियन कितने देर में? 7 घंटों में 1 मिलियन उसकी पॉपुलेशन हो जाएगी, ठीक है जी। अब यहाँ पर जो पुरानी सी बात है, आप लोग को याद होगा कि जो ग्रोथ के जो है वो ग्रोथ साइकिल के फेजेस होते हैं, 4 फेजेस होते हैं, ये तो आपको पता होगा। तो बस यहाँ पर उसी को डिफाइन किया गया है कि एक लैग, लॉग एंड स्टेशनरी, एंड फोर्थ वन इज द डेड फेज। तो इसको वन बाय वन देख लेते हैं। जो हमारे पास लैग फेज होता है उसके अंदर मेटाबॉलिकली एक्टिविटी होती है अगर पर सेल डू नॉट डिवाइड, ठीक है जी। तो यहाँ पर सिंपली ये कह रहे हैं कि मेटाबॉलिकली एक्टिविटी होगी, और जो चीज़ें चाहिए सेल को प्रोड्यूस करने के लिए वो बनेगा, लेकिन कोई सेल डिवीज़न यहाँ देखने को नहीं मिलेगी आपको, ठीक है जी। दिस कैन लास्ट फॉर अ फ्यू मिनट्स अप टू मैनी हार्स, ठीक है जी। अब सेकेंड फेज हम देख लेते हैं, वो हमारे पास है लॉग फेज, ठीक है। तो लॉग फेज के अंदर हमारे पास लोगैरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल, ठीक है जी। तो यानी कि लॉग की फुल फॉर्म है लोगैरिथमिक, और इसको हम एक्सपोनेंशियल कह सकते हैं। यहाँ पर क्या है? रैबिड सेल डिवीजन होगी। बहुत सारी जो एंटीबायोटिक होती है जैसे कि पेंसिलिन होती है, आर द मोस्ट इफिशियस ड्यूरिंग दिस फेज बिकॉज दे एक्ट बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग बायोसिंथेटिक प्रोसेस कैरिड आउट बाय द बैक्टीरियल सेल व्हेन दे आर एक्टिवली डिवाइडिंग। तो ये जो वर्ड है ना, इफिशियस, ये हमारे पास जो है वो हमारे एग्ज़ाम्स में भी आती है बात कि जो कौन सा ऐसा फेज है जिसके अंदर पेंसिलिन जो है इफेक्शियस होती है, यानी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। तो ये हमारे पास जो है वो इफ़ेक्ट होती है बहुत ज़्यादा पेंसिलिन। तो ये एग्ज़ाम्स में भी आता है कि कौन सा फेज़ होता है, तो वो आप लोग ने लॉग फेज़ लगाना है, ठीक है जी। तो यहाँ तक जो है वो लैग लॉग हो गया है। अब थर्ड और फोर्थ स्टेज पे मूव ऑन करते हैं जी। तो स्टेशनरी फेज़ के अंदर हमें देखने को मिलेगा जो न्यूट्रिशंस होती हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो क्या होते हैं? डिप्लीशन हो जाती है उसकी, और टॉक्सिक प्रोड्यूस होता है, कॉज ग्रोथ टू स्लो एंटिल द नंबर ऑफ द न्यू सेल्स प्रोड्यूस। तो स्टेशनरी फेज़ के अंदर यहाँ पर बैलेंस द नंबर ऑफ दी सेल्स। तो सिंपली आपको स्टेशनरी फेज़ में क्या देखने को मिलेगा कि न्यूट्रिशन जो है वो डिप्लीशन हो जाएगी, टॉक्सिक प्रोड्यूस होने लग जाएंगे, और जो जितनी ज़्यादा ग्रोथ होगी कॉज ग्रोथ टू स्लो, यानी कि ग्रोथ का फेस और जो डेथ का फेस है वो क्या हो जाएगा? हमारे पास इक्वल होना शुरू हो जाएगा। इस फेस का दूसरा नाम स्टेडी स्टेट भी होता है, ठीक है जी। अब है हमारे पास डेड फेज। डेड फेज क्या है? डिक्लाइन इन नंबर ऑफ द वेरिएबल बैक्टीरिया, सिंपली डेड फेज है, ठीक है जी।
अब हमारे पास आता है ऑब्लिगेट इंट्रासेल्युलर ग्रोथ। तो ऑब्लिगेट इंट्रासेल्युलर ग्रोथ जो है वो यहाँ पर देखने को मिलेगी। आपके पास दो बैक्टीरिया यहाँ पर है, क्लैमीडिया एंड द रिकेट्स। ये ऐसे बैक्टीरिया हैं जो हमारे पास क्या हैं, सर्टेन ह्यूमन बैक्टीरियल पैथोजेंस हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर एर्लेचिया और एनाप्लाज्मा भी लिखा हुआ है, कैन ओनली ग्रो इन लिविंग सेल्स एंड रेफर टू द ऑब्लिगेट इंट्रासेल्युलर पैरासाइट। यानी कि इनको ग्रोथ करने के लिए एक होस्ट सेल रिक्वायर्ड होता है। क्लैमीडिया रिकेट्स कॉमनली है, ये तो है, लेकिन यहाँ पर एर्लेचिया और एनाप्लाज्मा का भी नाम लिखा है। तो ये हमारे पास क्या है, ऑब्लिगेट इंट्रासेल्युलर पैथोजेंस हैं। ठीक है जी। जो मेन रीज़न है फॉर दिस इज दैट द लेक एबिलिटी टू प्रोड्यूस सफिशिएंट एटीपी एंड यूज़ एटीपी प्रोड्यूस बाय द होस्ट। यानी कि इनके पास ये एबिलिटी नहीं होती कि ये एटीपी जनरेट करें, तो इसलिए इनको होस्ट सेल पर डिपेंड होना पड़ता है। ठीक है जी, तो इसलिए हम इनको कहते हैं ऑब्लिगेट इंट्रासेल्युलर ग्रोथ। अगर एमसीक्यूज़ में आए या बीसीक्यूज़ में आए कि ऑब्लिगेट इंट्रासेल्युलर बैक्टीरिया, तो उसमें क्लैमिडिया और रिकेट्स लगाएंगे। लेकिन ऑब्लिगेट इंट्रासेल्युलर आए पैथोजेंस आएगा तो क्लैमिडिया एंड रिकेट्स लगाइएगा। लेकिन ऑब्लिगेट इंट्रासेल्युलर पार्टिकल्स की बात करें तो वो हमारे पास वायरस होता है। ठीक है जी, तो आगे मूव ऑन करते हैं जी। तो अब हमारे पास एरोबिक ग्रोथ और एनारोबिक ग्रोथ की बात कर रहे हैं। ठीक है जी, तो सिंपली यहाँ पर आप लोगों ने यहाँ देखना है, कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे पास क्या होते हैं, ऑब्लिगेट एरोब्स होते हैं। यानी कि इनको अपनी ग्रोथ करने के लिए ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होता है। तो उसके अंदर जो एग्जांपल है वो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की है। ठीक है, इनको ग्रोथ के लिए ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होता है। अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो ये डेड हो जाएंगे। ठीक है जी। इसके अलावा सेकंड एग्जांपल है जो कि ई कॉलाई की है। ये फैकल्टेटिव जो है एनारोब्स है, यानी कि अगर ऑक्सीजन होगा तो भी ग्रोथ कर जाएंगे, ऑक्सीजन नहीं होगा तो भी ग्रोथ कर जाएंगे। ठीक है, थर्ड वन हमारे पास ग्रुप देखने को मिलेगा ऑब्लिगेट एनारोब्स, जो कि क्लोस्ट्राइडियम टेटना है। तो ये हमारे टेटनी, ये हमारे पास ऐसा बैक्टीरिया है जो इन द एब्सेंस ऑफ दी ऑक्सीजन जो है वो ग्रोथ करेगा। यानी कि अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो ही ग्रोथ करेगा। ठीक है, और अगर ऑक्सीजन वहाँ पर मौजूद हुई तो ये ग्रोथ नहीं कर पाएगा और ज़्यादातर की जो है बैक्टीरिया की डेड हो जाती है। ठीक है, तो ये तीन हमारे पास ऐसे बैक्टीरिया आपको देखने को मिलेंगे। एग्जाम्पल इनकी आप अच्छे से जो है वो याद कर लिएगा। अच्छा जी, जिन बैक्टीरिया के पास ऑक्सीजन होता है, यानी कि वो ऑक्सीजन में ही जो है वो सरवाइव कर पाएंगे, वो हमारे पास होते हैं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। तो उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर लिखा हुआ है, उसको पढ़ लेते हैं। फॉर मोस्ट ऑर्गेनिज्म एंड एडिक्वेट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इन्हांस मेटाबॉलिज्म एंड ग्रोथ। यानी कि अगर ऑक्सीजन ज़्यादा होगी तो मेटाबॉलिज्म और ग्रोथ वगैरह होगी। यहाँ पर द ऑक्सीजन एक्ट्स एज अ हाइड्रोजन एक्सेप्टर इन द फर्स्ट स्टेप। ठीक है, अब जैसे ऑक्सीजन कैसा एक्ट करेगा, हाइड्रोजन के लिए ऐसा एक्सेप्टर काम करेगा ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस एनालाइज्ड बाय द फ्लेवोप्रोटीन एंड साइटोक्रोम, हाउएवर दिस जनरेट टॉक्सिक मॉलिक्यूल। अब यहाँ पर क्या हुआ, ऑक्सीजन ने क्या एक्ट करा, ऑक्सीजन ने यहाँ पर एक्ट किया है कि वो हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेगा। तो जब हमारे पास हाइड्रोजन को ऑक्सीजन एक्सेप्ट करेगा तो यहाँ पर एक मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होगी जिसको हम कहते हैं H2O2, हाइड्रोजन परऑक्साइड, या फिर हम सुपर ऑक्साइड भी कह सकते हैं कि ये भी बनता है। तो दो चीज़ें बनती हैं, हाइड्रोजन परऑक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड। ओके, तो सम बैक्टीरिया पजेस टू एंजाइम। अब कुछ बैक्टीरिया के पास दो एंजाइम होते हैं जिसको कहते हैं, एक तो होता है कैटालेस और दूसरा होता है सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेस। तो जिसके पास ये दो एंजाइम होते हैं। ठीक है, दीज एंजाइम आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज बैक्टीरिया लेकिंग दैम आर अनेबल टू ग्रो द प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन। यानी जिन बैक्टीरिया के पास, ठीक है, मैंने कहा जिन बैक्टीरिया के पास ये एंजाइम मौजूद होंगे वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रह सकते हैं। ठीक है, मतलब ये हुआ कि अगर कोई बैक्टीरिया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रह रहा है, उसके पास ऑक्सीजन आ गई, ठीक है, उसके बाद हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बनेगा क्या चीज़, हाइड्रोजन परऑक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड्स। ठीक है, अब बैक्टीरिया में ये चीज़ें बन गई, लेकिन अगर उसके पास इनको तोड़ने के लिए एंजाइम मौजूद नहीं, क्योंकि जाहिर सी बात है ये टूटेंगे तभी उसको एनर्जी मिलेगी, तो इनको तोड़ने के लिए एंजाइम होना ज़रूरी है। जैसे कि कैटालेस तोड़ेगा किसको, हाइड्रोजन परऑक्साइड को, एंड सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेस किसको तोड़ेगा, सुपर ऑक्साइड्स को। जब किसी बैक्टीरिया के पास ये मौजूद होंगे तो हम ये कहेंगे कि ये बैक्टीरिया एरोब्स हैं या ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ज़िंदा रहते हैं।
ठीक है, आई होप आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अब इसी तरह से मैं कहूँ कि कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनके पास ये एंजाइम ही मौजूद नहीं है, ना कैटालेज है और ना सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज है, तो वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ज़िंदा नहीं रह सकते। ठीक है, उनको क्या चाहिए, उनको ऑक्सीजन नहीं चाहिए, तो वो कौन सा प्रोसेस इख्तियार करते हैं, वो हमारे पास करते हैं, आगे हम चल के पढ़ेंगे फर्मेंटेशन का। ठीक है, और दूसरा मेथड होते हैं आयरन मेटाबॉलिज्म वगैरह। तो ये चीज़ें हम देखने को मिलेगी। आई होप आपने समझ लिया होगा कि एरोब्स बैक्टीरिया किस तरह से करते हैं, और जो फैकल्टेटिव होते हैं वो उसका तो आपको पता है, अगर ऑक्सीजन होगा तो वो उनके पास एंजाइम है, वो एरोबिक ग्रोथ जो है वो हमारे पास कर लेंगे। ठीक है, लेकिन अगर उनके पास ऑक्सीजन ही मौजूद नहीं है तो वो कौन सा दूसरा अख्तियार करेंगे तरीका, फर्मेंटेशन का, उनको कोई इशू नहीं होता। ठीक है, एरोब्स की कहानी समझ में आ गई। एनारोब्स की कहानी ये है कि उन बैक्टीरिया के पास एंजाइम मौजूद नहीं है। तो अब उनका प्रोसेस देखते हैं कि वो किस तरह से अपनी ग्रोथ करते हैं। ठीक है जी, अब यहाँ पर एक जो है वो पैराग्राफ यहाँ लिखा हुआ है, नोट हाउएवर फॉर डैट फॉर मेडिकली पर्पज द एरोब्स एंड फैकल्टेटिव आर ऑफन जस्ट कॉल्ड द एरोब्स टू बी डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम द एनारोब्स. This is useful because the anaerobic bacteria are handled differently from the aerobes in the laboratory and are often treated with different antibiotics. ठीक है, तो आप लोगों ने यहाँ देखा कि जो एरोबिक्स होते हैं और फैकल्टेटिव को हम कह सकते हैं एरोब्स, क्योंकि फैकल्टेटिव भी एक वक्त पर एरोबिक ग्रोथ कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो एनारोबिक है वो अलग ही डिफ्रेंशिएट किए जाते हैं और लेबॉर्ट्री में जो है वो इनके लिए अलग ही एंटीबायोटिक्स यूज़ की जाती हैं। जी, तो यहाँ पर लिखा हुआ है फर्मेंटेशन ऑफ शुगर। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ मैनी इंपॉर्टेंट ह्यूमन पैथोजेन वाज बेस्ड ऑन देयर एबिलिटी ऑफ फर्मेंट सर्टेन, यहाँ पर लिखा हुआ है कि सर्टेन शुगर, फॉर एग्जांपल द नज़ीरिया कोनिराई, नज़ीरिया मेंजेलाटी, कैन बी डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर ऑन द बेसिस ऑफ द फर्मेंटेशन ऑफ देयर ग्लूकोज और माल्टोज। तो हम जो है वो नज़ीरिया कोनिराई और नज़ीरिया मेनिंजाइटिस को डिफ्रेंशिएट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फर्मेंटेशन, या तो वो ग्लूकोज से कर रहे हैं या माल्टोज से कर रहे हैं। और इन दोनों बैक्टीरिया किससे करेंगे हम, इन दोनों बैक्टीरिया को आपस में करेंगे, इन नज़ेरिया गोनोराई और नज़ेरिया मेनिंजाइटिस को। लेकिन यहाँ पर दूसरी एग्जांपल दी हुई है कि जो इकोलाई है उसको हम डिस्टिंग्विश किन दोनों से करेंगे, साल्मोनेला और शाइजिला से। और किसकी बेसिस पे, फर्मेंटेशन की बेसिस पे। किसकी फर्मेंटेशन होगी यहाँ पर, लैक्टोज की होगी। आप चाहें तो याद कर सकते हैं, बाकी आपकी जो है वो मर्जी है। तो यहाँ पर अब फर्मेंटेशन, ये जो टर्म है फर्मेंटेशन, इसकी मीनिंग लिखी हुई है ब्रेक डाउन ऑफ शुगर। तो यानी कि शुगर हम ले सकते हैं, ग्लूकोज भी शुगर है, माल्टोज भी एंड लैक्टोज भी। ठीक है जी, तो ये तो आपको पता होगा। अब ये सारी जो शुगर है इसको ब्रेक डाउन की जगह कहाँ, किसके अंदर चेंज हो जाएगा, पायरुविक एसिड में, एंड देन यूजुअली टू लैक्टिक एसिड। आप लोग को पता होगा फर्मेंटेशन के अंदर क्या होता है कि हमारे पास शुगर से बना, यानी कि कोई भी ग्लूकोज हो, लैक्टोज हो, कोई सा भी शुगर हो, शुगर इससे चेंज हो जाएगा पायरुविक एसिड में, देन वो क्या प्रोसेस परफॉर्म करेगा, लैक्टिक एसिड का। ये फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है, हमने पढ़ा है इंटर में। तो लैक्टिक एसिड में जैसे ही चेंज होगा, दिस इज अ प्रोसेस बाय विच द फैकल्टेटिव जनरेट द एनएटीपी एंड कैन अकर इन द प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन। यानी कि ये वो प्रोसेस है, लैक्टिक एसिड का एक ये रूट है, ये वो बैक्टीरिया करेंगे जिनको ऑक्सीजन नहीं चाहिए होता है अपनी ग्रोथ करने के लिए। ठीक है जी, और अगर फैकल्टेटिव बैक्टीरिया के पास ऑक्सीजन की कमी है तो वो ये वाला प्रोसेस कर सकते हैं। एनारोब्स के लिए भी है और फैकल्टेटिव के लिए। आई होप आपने मेरा पॉइंट अंडरस्टैंड कर लिया होगा। ओके जी, तो नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा हुआ है। जी, तो यहाँ लिखा हुआ है कि जो वैन ऑक्सीजन इज प्रेजेंट द पायरुवेट प्रोड्यूस बाय ग्लाइकोलाइसिस एंड द क्रेब्स साइकिल oxidation cycle tricarboxylic acid and is metabolized into the final product carbon dioxide oxygen, and thus the Krebs cycle generates much more ATP than the glycolytic cycle. Therefore facultative bacteria grow faster in the presence of the oxygen. अब यहाँ पर कह रहे हैं कि कुछ बैक्टीरिया अगर यहाँ पर प्रेजेंस है ऑक्सीजन की, ठीक है, फर्मेंटेशन का हमने देख लिया। अब यहाँ पर एक और बात इन्होंने करी, एरोब्स और एनारोब्स की तो हमने देख ली कहानी किस तरह से थी, एंजाइम वगैरह का वहाँ पर सिस्टम है। लेकिन अगर कोई बैक्टीरिया जैसे कि फैकल्टेटिव बैक्टीरिया हैं और उनके पास जो है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस हो गई है, तो वो सिंपली क्या करेंगे, तो शुगर चेंज होगी पायरुवेट में। ठीक है, शुगर चेंज हो जाएगी पायरुवेट में, देन वो चली जाएगी क्रेब्स साइकिल में, अगर वो ऑक्सीजन में प्रेजेंट होकर ग्रोथ कर सकते हैं। क्रेब्स साइकिल में जाने के बाद वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O प्रोड्यूस करेगा। और अगर फैकल्टेटिव बैक्टीरिया ये वाला रूट इस्तेमाल करते हैं जिसमें क्रेब्स साइकिल वाला रूट है, जिसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस शामिल है, तो इससे वो बहुत ज़्यादा एनर्जी जनरेट करते हैं और इसमें जो है वो बहुत ज़्यादा फास्टर ग्रोथ होती है उनकी। ठीक है, उनके लिए ज़्यादा बेनिफिट।
फैकल्टेटिव एंड एरोबिक फर्मेंट बट एरोब्स विच कैन ओनली ग्रोथ इन द प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन। ठीक है, जो फर्मेंटेशन का प्रोसेस करेंगे वो कौन करेंगे, फैकल्टेटिव और एनारोब करेंगे। और जो एरोब्स वाले हैं वो किसमें ग्रोथ होंगे, प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन। तो जो क्रैब साइकिल वाला रूट है जिसमें ऑक्सीजन चाहिए होता है तो उसमें कौन ग्रोथ करेगा, एरोब्स के लिए है। लेकिन अगर ऑक्सीजन मौजूद नहीं है और उनको नहीं चाहिए अपनी ग्रोथ के लिए ऑक्सीजन, जैसे कि एनारोब्स हैं, तो वो कौन सा रूट इख्तियार करेंगे, वो लैक्टिक एसिड वाला रूट इख्तियार करेंगे। ठीक है, आई होप आपने समझ लिया होगा। ठीक है, अब ये चीज़ हो गई। हमारे पास यहाँ लिखा हुआ है कि एरोब्स सच एज जैसे कि स्यूडोमोनास ओरिजिनोसा है प्रोड्यूस मेटाबोलाइट्स देन एंटर द क्रैब साइकिल बाय प्रोड्यूसिंग अदर देन द ग्लाइकोलाइसिस सच एज द डीअमाइनेशन ऑफ अमाइनो एसिड। ठीक है, यहाँ पर डीअमाइनेशन की जाती है किसकी, अमाइनो एसिड की। तो ये एक अलग प्रोसेस है और ये कौन करते हैं, स्यूडोमोनास ओरिजिनोसा, सिर्फ यही लोग मतलब यही बैक्टीरिया करते हैं। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म विद डिफरेंट फर्मेंटेशन प्रोफाइल्स, यानी कि ये जो है वो पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक ये बताया गया है कि लेबॉर्ट्री के अंदर अगर हमें देखना हो कि एरोब्स कौन से और एनारोब्स में डिफ्रेंशिएट करना हो तो हमारे पास जो है वो यहाँ पर एक इंडिकेटर होता है जिसको हम कहते हैं फिनोल रेड। ठीक है, तो इससे के थ्रू हम क्या है, द pH बिकम्स एसिडिक एंड द मीडियम टर्न्स येलो इफ हाउएवर द ऑक्सीजन नॉट फर्मेंट। तो ये पूरा प्रोसेस है कि आइडेंटिफाई करने का कि अगर हमारे पास ऑक्सीजन की जो है वो शुगर की जो है वो फर्मेंटेशन नहीं हुई, ठीक है, द शुगर नॉट फर्मेंटेटेड, नो एसिड इज प्रोड्यूस एंड द फिनॉल रेड रिमेन रेड। अगर कोई बैक्टीरिया है शुगर को फर्मेंट नहीं कर रहा तो कोई एसिड भी प्रोड्यूस नहीं होगा और जो फिनॉल रेड है वो रेड में ही रहेगा। लेकिन अगर कोई बैक्टीरिया फर्मेंटेशन करेगा तो फिनॉल रेड का जो कलर है वो किस में चेंज हो जाएगा, येलो में चेंज हो जाएगा। ठीक है जी, तो यहाँ तक यही था। अब बाकी हमारे पास बात आती है आयरन मेटाबॉलिज्म की। तो आयरन मेटाबॉलिज्म देख लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है कि आयरन इन द फॉर्म ऑफ फेरिक आयन इज़ रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया, यानी कि बैक्टीरिया को जो अपनी ग्रोथ के लिए आयरन चाहिए होता है वो फेरिक आयन की सूरत में चाहिए होता है, बिकॉज इट इज़ एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ साइटोक्रोम एंड अदर एंजाइम। कुछ एंजाइम और दूसरे जो एंजाइम्स हैं साइटोक्रोम के लिए एसेंशियल होता है। द अमाउंट ऑफ आयरन अवेलेबल फॉर पैथोजन बैक्टीरिया इन द ह्यूमन बॉडी इज़ वेरी लो। ठीक है, तो इसका जो अमाउंट होता है वो बहुत ज़्यादा लो होता है बिकॉज द आयरन सिक्वेस्टर्ड इन आयरन बाइंडिंग प्रोटीन सच एज ट्रांसफेरेन टू ऑब्टेन आयरन फ्रॉम देयर ग्रोथ। तो यहाँ पर सिंपली ये कह रहे हैं कि जो आयरन होता है उसकी अवेलेबिलिटी जो है वो कम होती है, इसलिए क्योंकि जो आयरन बाइंडिंग प्रोटीन होती है ट्रांसफेरिन होती है वो बाइंड हुई उसने बाइंड किया हुआ होता है आयरन को, इसलिए अवेलेबल आयरन नहीं होता। ठीक है, तो बैक्टीरिया क्या करते हैं, आयरन बाइंडिंग का कंपाउंड कॉल्ड दी सीडोफोर्स। तो ये सीडोफोर्स जो हमारे पास होते हैं बैक्टीरिया प्रोड्यूस करते हैं। क्यों, क्योंकि जो ट्रांसफेरिन है जैसे कि उस आयरन को और ट्रांसफेरिन का बॉन्ड जो बना हुआ है ना उसको ब्रेक डाउन करने के लिए सीडोफोर्स जो है ये बैक्टीरिया बनाते हैं। जैसे कि एंटीरोबैक्टिन जो है ना ये हमारे पास कौन प्रोड्यूस करता है, ई कोलाई are secreted by the bacteria, capture iron binding chelator iron by chelating, then attach to specific receptor on the bacteria surface and are actively transported into the cell where the iron becomes available for use। ठीक है, तो जैसे कि हमारे पास ट्रांसफेरिन और आयरन का बॉन्ड हमारे अंदर मौजूद होता है तो बैक्टीरिया क्या करते हैं, सीडोफोर्स बनाते हैं और फिर आयरन को चिलेशन के थ्रू अपने पास जो है वो बाइंड कर लेते हैं स्पेसिफिक रिसेप्टर पर। आई होप आपको समझ आ गया होगा। The fact that bacteria have such complex and specific mechanism for obtaining iron testifies to its importance in the growth and metabolism of bacteria। तो यहाँ तक हमारा जो ग्रोथ का चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। सिंपली यहाँ पर जो है वो पर्ल्स लिखे हुए हैं, आप लोग इसको डिस्कस कर लिएगा और ख़ुद ही जो है वो अच्छे से समझिएगा क्योंकि ये पर्ल वही है जो अभी हमने चैप्टर में बातें डिस्कस की हैं। ठीक है जी, तो यहाँ तक हमारी वीडियो जो है वो कंप्लीट होती है। कोई भी आपको क्यूरी हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।